2008 के रिसेशन की शुरुआत अर्ली 90s में हो चुकी थी। फेड ने कई बार अपनी इंटरेस्ट रेट्स को चेंज किया और अंत में इंटरेस्ट रेट 1% तक के निचले स्तर पर आ गया और लोगों ने खूब सस्ता लोन लिया और बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे। लोन को उतारना बस से बाहर होने लगा। यहीं से शुरुआत होती है रिसेशन 2008 की, जिसे लेमन क्राइसिस भी कहा जाता है। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल स्ट्रेट पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिसेशन 2008। चलो शुरू करते हैं। 1996 में यूएस में .com बूम की शुरुआत होती है। तभी शेयर के प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ने लगते हैं। 2000 के बीच यह अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होते हैं और फिर 2002 में यह लगभग क्रैश हो जाते हैं। स्टॉक्स के प्राइस तेज़ी से गिरने लगते हैं और लोगों ने शेयर्स में से पैसा निकालना भी शुरू कर दिया होता है। तब शेयर मार्केट का पैसा शेयर मार्केट से निकलकर लोगों के हाथ में आ चुका होता है और बैंक्स के इंटरेस्ट रेट भी 1% ही रह गए थे। फिर क्या था, लोगों को चाहिए था कोई सेफ इन्वेस्टमेंट जहां से अच्छा रिटर्न भी मिल पाता। दूसरी तरफ रियल एस्टेट्स के दाम बढ़ रहे थे। यहाँ पर लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक से लोन लेकर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके थे। रियल एस्टेट में बढ़ रहे दामों का फ़ायदा बैंक्स भी लेना चाहते थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि रियल एस्टेट के दाम निरंतर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यूएस में घरों की पहले से ही कमी चल रही थी। यहाँ पर शुरुआत होती है गोल्डन एज की। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी दूसरे बैंक से लोन लेकर आगे इन्वेस्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, मतलब कि बैंक से लोन लेकर उसे कंबाइन करके सीडीओ कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग कराते हैं, जैसे कि मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड फिच। ये अमेरिका की पॉपुलर ट्रस्टवर्थी एजेंसीज हैं, जिनसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने अपने सीडीओ की रेटिंग कराई और अच्छी AAA रेटिंग को देखकर इन्वेस्टर्स ने खूब सीडीओ खरीदे और यही पैसा रियल एस्टेट और कार्स पर इन्वेस्ट किया। गोल्डमैन सैक्स एंड मॉर्गन स्टैनली जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने खूब सीडीओ इन्वेस्टर्स को सेल किए। इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने भी हर अमेरिकन के पास अपना घर होना चाहिए का दावा किया था। बैंक्स उन लोगों को भी लोन दे रहा था जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं था, मतलब कि लोन वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। इन्हें सब प्राइम लोन भी कहा जाता है। और यहीं पर हमारे आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, जो कि 2005 में आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस पूरे गोल्डन एज को क्रिटिसाइज़ किया और कहा था कि ये इजी क्रेडिट, मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी को ले डूबेंगे। और अंत में यह बात सच भी हुई थी। इस बात पर कई इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उनको उल्टा क्रिटिसाइज़ किया और उनके फ्यूचर वार्निंग्स को मजाक में उड़ा दिया। माइकल बुरिस, जो कि एक हेज फंड मैनेजर थे, उन्होंने भी यहाँ गड़बड़ी को नोट किया था। इस इजी क्रेडिट के हक में हार्वर्ड के कुछ अच्छे प्रोफेसर ने खूब आर्टिकल्स लिखे, जिनमें उन्होंने इसको बहुत ही अच्छा बताया और उन्होंने ये आर्टिकल लिखकर खूब पैसा कमाया। इस तरह बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इनके सीईओज बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली कमा रहे थे और चौपर से ही वो सीईओ वॉल स्ट्रीट के ऊपर से लंच करने के लिए निकलते थे। अब गड़बड़ी शुरू यहाँ से होती है कि बैंक्स ने जिन लोगों को विदाउट एनी कोलैटरल लोन दिया था, उसमें बाद में पता चला कि 50% लोग इन लोन्स को वापस करने के काबिल नहीं थे, जिसमें कई लोगों की उम्र तो 72 साल से भी ऊपर थी और कई लोग तो विदाउट एनी गुड सोर्स ऑफ इनकम थे। खास बात यह थी कि जो लोन दिए गए थे वो विद एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट्स थे, मतलब कि लोन्स अगर 2% को मिला है, इन द फ्यूचर वो फेड इंटरेस्ट रेट्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, जो कि बढ़कर 4 से 5% हो सकता था और इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता था। और अब वही होता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं, पर शुरू होता है लोगों का घर छोड़ने का सिलसिला। जिस लोन से लोगों ने घर को खरीदा था, अब लोन ना चुका पाने पर घर के कोलैटरल में छोड़कर लोग घर खाली करके जाने लगे थे। लोग यह मैसिव डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, क्योंकि जिस 50 लाख के घर के लिए उन्होंने 50 लाख लोन लिया था, वह घर की कीमत कम हो गई, मतलब
30 लाख, और लोगों ने अब सस्ती कीमत वाले घर पर लिए लोन, जो कि अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पर काफ़ी महंगे हो चुके थे, इसको ना चुकाने का बहुत लोगों ने फैसला लिया। यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में बड़ा फॉल शुरू होने लगा। इन्वेस्टमेंट बैंक्स से लेकर सीडीओ सब कुछ बर्बाद होने लगा। बैंक्स भी घरों को ऑक्शन पर लगाने लगे, और यहाँ एआईजी एक पॉपुलर इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि पिक्चर में आगे आती है। इसने सीडीओ कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशंस पर इंश्योरेंस देना शुरू किया, जो कि ट्रिपल रेटेड था, और इन्हें यह सेफ लग रहा था, और इनको लगा कि घर तो बिक ही जाएंगे और इसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। एआईजी ने क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के नाम से इंश्योरेंस देना शुरू किया, लेकिन चीज़ें इतने बड़े लेवल पर फेल होंगी यह तो किसी ने भी नहीं सोचा था। एआईजी अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी थी, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने $85 बिलियन इसमें इन्वेस्ट करके इस कंपनी और इसके एम्प्लॉयज़ को बचा लिया। पर यूएस के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक तरह ख़त्म ही हो चुके थे। लेमन ब्रदर, वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ यूएस, भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो सीडीओ बना रखे थे अब वो आगे नहीं बेच पा रहे थे। ये सीडीओ के लॉसेस अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक को ही झेलना पड़ रहा था। लेमन ब्रदर बैंक को 25,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। सीडीओ पर कोई रेगुलेशन नहीं था जो कि इनको सही तरीके से रेगुलेट कर पाता। यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है इसके फेलियर का। इसका इफ़ेक्ट ओवरऑल वर्ल्ड में दिखना शुरू हो चुका था, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी से वर्ल्ड की हर इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका की इकोनॉमी को छींक भी आए तो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ को बुखार हो जाता है। इस 2008 के क्राइसिस ने ग्लोबली रिसेशन ला दिया था। अमेरिका में 30 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। अब लोन ना मिलने की वजह से नए बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहे थे, और इकोनॉमी ग्रोथ बिल्कुल स्लगिश हो चुकी थी, जिससे कि सारा वर्ल्ड रिसेशन की लपेट में आ गया। उम्मीद है आपको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।